मिर्च। नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच अब मोदी सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। पेपर लीक की समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए पीएम मोदी ने खुद फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया है। आंदोलनकारी छात्रों से बात करना हो या नए कठोर कानून लाने की तैयारी, या फिर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना हो, जिससे विपक्ष टेंशन में आ गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा सिस्टम 360 डिग्री डायमेंशन के साथ काम कर रहा है। सबसे बड़ी पहल पेपर लीक पर बने कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने को लेकर है। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को और कठोर बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार अगले सप्ताह इस कड़े, कठोर और सख्त संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। पीएम मोदी कल रात पहले से ही इस नए संशोधित कानून के बारे में देश को बता चुके हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी घोषणा की थी, जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। वहीं कल दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली में है, वहां बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीती देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। इसके पीछे क्या राजनीति है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कल रात पीएम मोदी ने छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया था। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा था। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज सभी की नजरें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर लगी हुई थी, जहां कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के 2 मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। दोनों छात्र नेताओं ने इस मुलाकात में अपनी मांगों का एक पत्र मंत्रियों को सौंपा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आत्महत्या करने वाले छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांगे शामिल थी। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें
छात्रों के साथ पूरी गंभीरता से चर्चा की गई। खबर है कि सरकार ने सीजेपी के प्रवक्ताओं को कल फिर से 3:30 बजे मिलने के लिए बुलाया है और इस मुलाकात के बाद सीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 सुझाव रखे हैं और हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। आइए सुनते हैं दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। उधर जंतर मंतर पर आज भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां सुबह से लेकर आज शाम तक काफी भाषणबाजी होती रही। ऐसे ही एक भाषण में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कड़े तेवर दिखाए, जो अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। सौरभ दास ने कहा कि सीजेपी एक वेबसाइट शुरू कर रही है जिसमें उन पुलिस वालों की तस्वीर अपलोड की जाएगी जिन पर छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप है। सौरभ दास ने शेखी बघारते हुए यह भी कहा कि सीजेपी इन पुलिस वालों को आसानी से नहीं छोड़ेगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और कोर्ट में भी जाएगी। उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे मेरा वचन ही मेरा शासन है। वहीं सरकार से मुलाकात के दौरान सौंपे गए पत्र में भी सीजेपी ने यह मांग रखी है कि भारत सरकार रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख और दिल्ली पुलिस के आयुक्त यानी कमिश्नर उन छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जिन्हें पीटा गया है। ऐसे में सौरभ दास और उनकी सीजेपी पार्टी के बाकी नेताओं से यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वो उन पुलिस वालों से माफी मांगेंगे जिन पर सीजेपी के आंदोलनकारियों ने हमला किया था, जिसके वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। क्या मिस्टर सौरभ दास उन 100 से ज्यादा घायल पुलिस वालों की तस्वीर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जो बुरी तरह से घायल हैं और जिनका अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है? क्या सौरभ दास उन गुंडे बदमाशों की तस्वीर भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जो खुद को सीजेपी का कार्यकर्ता बताकर दिल्ली की सड़कों पर हिंसा और वहशत का नंगा नाच कर रहे थे? क्या सौरभ दास उन मीडिया रिपोर्टर्स और उन कैमरामैनों से भी माफी मांगेंगे जिनके साथ सीजेपी के समर्थकों ने मारपीट, अश्लीलता और दुर्व्यवहार किया है? शायद नहीं, क्योंकि सौरभ दास जैसे सीजेपी के नए नवेले नेताओं के पास अपने गिरेबा में झांकने वाली सोच ही नहीं है। लेकिन एक खबर जरूर सौरभ दास जैसे सीजेपी के नेताओं को परेशान कर सकती है और वो ये है कि दिल्ली पुलिस को सीजेपी की प्रोटेस्ट साइट यानी जंतर मंतर पर ऐसे आरोपियों की जानकारी मिली है जो पहले से ही दिल्ली पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 216 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, ऐसी खबरें हैं। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसने सीजेपी के नेताओं की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना दिया है। आज दोपहर आंदोलन के मंच पर उत्तराखंड पुलिस का एक सिपाही जिसका नाम शेर सिंह है, वो वर्दी में पहुंच गया और उसने छात्रों के समर्थन में वहीं अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले शेर सिंह मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए उसने भाषण भी दिया जिसे सुनकर खूब तालियां भी बजी और सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके भी बहुत प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आए। इस कांस्टेबल और उसके इस्तीफे की बातें सुनकर अभिजीत की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन घंटे भर में, जी हां घंटे भर में, यह सारी खुशी भयंकर शर्म में बदल गई। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की कमाऊं रेंज के आईजी ने इस सिपाही शेर सिंह की क्राइम कुंडली खोल दी। जिस सिपाही को सोशल मीडिया पर सिंघम और क्रांतिकारी बताया जा रहा था, उसकी हकीकत असल में कुछ और है। दरअसल शेर सिंह कोई बागी या कर्तव्यनिष्ठ सिपाही नहीं, बल्कि महकमे से बर्खास्तगी की कगार पर खड़ा एक दागी, अपराधी और सस्पेंडेड पुलिसकर्मी है।
जो गंभीर अवैध और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस जांच में उसके तार संगठित अपराध और भू माफियाओं से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। 2025 में शेर सिंह को गिरफ्तार भी किया गया, वो जेल की सजा भी भुगता। आइए सुनते हैं आईजी निवेदिता कुकरेती ने शेर सिंह और सीजेपी के मंच की कैसे बखिया उधेड़ दी। कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है, उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है, उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को असली झटका कल बीती रात को लगा, जब सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार किसी मंत्री के इस्तीफे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं उन्होंने कल रात क्या कुछ कहा था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। तो सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के फैसले ने पूरे आंदोलन की नींव को हिलाकर रख दिया है। जिस आंदोलन का चेहरा, पहचान, आधार खुद सोनम वांगचुक थे, उनके पीछे हटते ही अब इस प्रदर्शन के वजूद पर गहरे सवाल उठने लगे। आखिर जिस मांग और जिन सिद्धांतों को लेकर वांगचुक आगे बढ़े थे, उनसे इतर, उनसे अलग सीजेपी के नेताओं का रुख एकदम अलग क्यों नजर आ रहा है? क्या यह महज विचारधारा की लड़ाई है या फिर वांगचुक का इस्तेमाल करके सीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो बड़े सवाल और कड़वे सच जो बताते हैं कि कैसे एक आंदोलन अब रास्ते से भटकता दिख रहा है। तो पूरा आंदोलन जो था वो सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द बुना गया था, उन्हें ही आगे रखा गया था। तो जब सोनम वांगचुक पीछे हट गए हैं तो अब इस प्रदर्शन का क्या औचित्य रह गया है? इसके अलावा पूरे आंदोलन के दौरान सीजेपी के नेता ये बोलते रहे कि सोनम वांगचुक की बात मानेंगे, लेकिन अब जब सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ दी है, तब भी ये प्रदर्शनकारी इस मांग पर क्यों अड़े हुए हैं? सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि वो देश में संभावित हिंसा की आशंका के चलते अपना अनशन तोड़ रहे हैं, लेकिन सीजेपी हिंसा के मुद्दे पर लचर रुख अपना रही है। प्रदर्शन में आंदोलनकारियों की तरफ से होने वाली हिंसा पर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती है। ऐसा लगता है कि सीजेपी के लिए आंदोलन का हिंसक होना उनकी रणनीति का कोई ना कोई हिस्सा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस केस दर्ज ना करे। सरकार ने भी उन्हें भरोसा दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिन्होंने किया था, ऐसे किसी भी छात्र पर केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन इसके उलट सीजेपी का यही रुख है कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर भी केस दर्ज ना हो। क्या सीजेपी सभी केस रद्द करवाकर हिंसक और असामाजिक आंदोलनकारियों को भी बचाना चाहती है? इस बीच खबर है कि इस अपने इलाज के बाद सोनम वांगचुक ने वापस लद्दाख लौटने का मन बना लिया है। सवाल यह भी है कि क्या सीजेपी वालों ने सोनम वांगचुक को ट्रैप करके रखा हुआ था?
और वो उनके अपने इशारे पर उन्हें चलाना चाह रहे थे। सोनम वांगचुक ने हमेशा संवाद और सरकार के साथ बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसके उलट सीजेपी का रवैया लगातार संस्थाओं के साथ टकराव मोल लेने वाला रहा है। यह रुख दर्शाता है कि वांगचुक समाधान चाहते थे, जबकि सीजेपी का जो संगठन है वो आंदोलन को अनिश्चित काल तक जिंदा रखकर गतिरोध बनाए रखना चाहता है। आंदोलन के शुरुआती दौर में सोनम वांगचुक के नाम पर जनता, मीडिया, बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा गया, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, मीडिया बाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया नैरेटिव पर सीजेपी के छात्र नेताओं का दबदबा बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वांगचुक को जब यह समझ में आया कि आंदोलन की दिशा और डोर अब उनके हाथों में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से दूसरों के नियंत्रण में है, तो उन्होंने सम्मानजनक दूरी बनाना ही बेहतर समझा। सोनम वांगचुक मूलतः एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद और उनका जो कार्यक्षेत्र है वो जमीनी सुधार और शोध है। दूसरी ओर सीजेपी उन छात्रों का संगठन है जो सड़कों की छात्र राजनीति और हंगामा करना चाहते हैं। साफ है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक रूप से प्रेरित छात्र संगठन का यह गठजोड़ स्वाभाविक रूप से सही नहीं था, बल्कि एक अल्पकालिक समझौता था जो पहली ही परीक्षा में टूट गया। वहीं कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से सीजेपी और अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया है। सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने से सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा, टीएमसी, शिवसेना, ये सभी पार्टियां इस अनशन और आंदोलन को ढाल बनाकर मोदी सरकार को घेर रही थी। लेकिन सोनम के जूस पीते ही इनके अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। दरअसल वांगचुक के पीछे हटते ही आंदोलन का वो नैतिक चेहरा गायब हो गया, जिसकी वजह से आम जनता का जो भावनात्मक जुड़ाव इस आंदोलन से बना था, जिसका फायदा विपक्ष उठाना चाहता था। इसके अलावा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जबकि सोनम वांगचुक ने मांग छोड़ दी है। वहीं सोनम वांगचुक ने यह भी कहा है कि वो देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए अनशन खत्म कर रहे हैं। उनके इस बयान ने उन विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो इनडायरेक्टली हिंसक और उग्र प्रदर्शनों का बचाव कर रहे हैं। लेकिन सोनम के अनशन तोड़ने से सबसे ज्यादा निराश, हताश और गुस्से में कांग्रेस है, जिसके नेता अब खुलकर सोनम वांगचुक की निष्ठा पर ही सवाल उठाने लगे। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? तो इसी बीच बीते सोमवार से शुरू हुआ सत्र हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। सत्र का 5वां दिन जो था वो विपक्ष ने पेपर लीक के मुद्दे के जरिए संसद से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में लगा दिया और विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा होता रहा और सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। और इस संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि वो नई नई शर्तें लादने और रखने के बजाय सदन में आए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड। नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए और
बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में कौन सा बिल हुआ पास। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद पूरे सच में आपका फिर से स्वागत है। और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश कर दिया गया है। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। इसे वंदे मातरम बिल भी कहा जा रहा है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। इस संशोधन बिल के तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। सरकार वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही कानूनी अधिकार और सुरक्षा देने की तैयारी में है। विपक्ष के विरोध पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक का जो लोग अपमान कर रहे हैं वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के विकास और जो भी विरोध कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगण मन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।